हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनी रुद्दाली गावड़े। एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। हमारा जो प्राइम फोकस है वो है एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम, और हम सब कुछ कवर करना चाहते हैं जो आपको हेल्प करे आपका एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। और आज जो हम सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं वो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है न्यूट्रिशन के साथ, तो अब आप जान ही गए होंगे, वो है बायो केमिस्ट्री। जो आप बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है, नर्सेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड रिलेवेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन नर्सिंग, ये सारा कुछ आपने अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। आइए आज इसको फिर से एक बार रिवाइव कर लें कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और फिर बात करेंगे कि हमें कैसे तैयारी करनी है, बायोकेमिस्ट्री पोर्शन से क्या पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, या यहाँ पर हम सेल्यूलर लेवल की बात कर रहे हैं, सेल्यूलर लेवल पे जो रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसको एक्सप्लोर करता है ना। दैट इज बायोकेमिस्ट्री। करोड़ों सेल्स में प्रति सेकेंड करोड़ों बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो जीवन चक्र चल रहा है, अगर ये बायोकेमिकल रिएक्शंस ना हो या इसमें कोई गड़बड़ी आ जाए तो ये एक डिसीज़ के रूप में उभरता है। देखिए, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के स्पेशली फिजियोलॉजी वाले पार्ट में हम पढ़ते हैं कि बॉडी कैसे नॉर्मल फंक्शनिंग करती है ना। और उसका जो गूढ़ है, उसका जो कोर लेवल पे हम उसकी स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी की, केमिकल रिएक्शंस की स्पेसिफिकली, वो हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। हम एक एक जो इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स और पूरा उसके जो इन्वॉल्वमेंट है बायोकेमिकल रिएक्शंस में, वो सारा कुछ हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री की अगर सिलेबस की अगर हम बात करें तो शुरुआत होती है हमारी सेल से, उसमें भी स्पेसिफिकली प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। पहले हमें जानना होता है डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस के बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर यूकैरियोटिक या एनिमल सेल पर हमारा फोकस होता है। एनिमल सेल का ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन जानने के बाद हम बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स की। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम 5 बायोमॉलिक्यूल्स को डिटेल में पढ़ते हैं और उनका इंटरेक्शन और केमिकल पाथवेज जो डिटेल में पढ़ते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनका केमिकल स्ट्रक्चर, इनका केमिकल प्रॉपर्टीज और इनका मेटाबॉलिज्म बॉडी में कैसा होता है, पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि नॉर्मली ये कैसे काम करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और हमें जीवित रखने में इनका क्या रोल है। उसके बाद जब हम नॉर्मल पढ़ते हैं तब हम एबनॉर्मल के बारे में जानते हैं कि अगर ये इस तरह से पाथवेज नहीं चलेंगे, केमिकल रिएक्शंस नहीं चलेंगी तो क्या होगा, है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ही हम ले लें कि ओबेसिटी है, तो ओबेसिटी का एक मेजर कॉज क्या हो सकता है? हाई कैलोरी इनटेक, यानी ज़रूरत से ज़्यादा आप भोजन कर रहे हैं। हमारे भोजन का जो मेन पार्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ज़रूरत से ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ग्लूकोज होगा ये आपका फैट्स में कन्वर्ट होके बॉडी में स्टोर हो जाएगा। या फिर एक और एग्जांपल अगर हम लें कि आप अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल कट ऑफ कर दे रहे हैं, तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म किस पे स्विच ऑन हो जाएगा? फैट मेटाबॉलिज्म पे हो जाएगा, है ना। फिर वो फैट से ग्लूकोज को, फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और देन उसको यूज करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके यूरिन में आपको क्या मिलेगी? कीटोन बॉडीज मिलेगी। एक और जो एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बायोकेमिस्ट्री का, वो है, पहला तो है ही डिसीजेस। डिसीज डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जैसे अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को आप यूरिन सैंपल में आप बेनेडिक्ट टेस्ट लगा के जो है ग्लूकोज की मात्रा को जान सकते, सॉरी ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ग्लूकोज की प्रेजेंस को जान सकते हैं। तो डिसीज डायग्नोसिस में भी बायोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। अब हम बात कर रहे हैं इम्पॉर्टेंस की, बात तो आपको समझ में आए गई। डिफरेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं कोई भी बायोकेमिकल पाथवे से रिलेटेड अगर डिसीजेज हो रही हैं, है ना, तो यहाँ पर हम बायोकेमिस्ट्री लैब में भेजते हैं सैंपल, वहाँ पर आपका डिसीज डायग्नोसिस होता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एमसीक्यूज जो हमारे आ रहे हैं, कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं वो हम डील करेंगे नेक्स्ट सेशन में।
important MCQs from the biochemistry portion along with the nutrition के साथ ही पूछा जाता है ये, लेकिन यहाँ पर अभी हम सिर्फ बायोकेमिस्ट्री डील कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला है अ ड्रग विच प्रिवेंट्स यूरिक एसिड सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इज। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को रोक करके यूरिक एसिड के बनने को रोकने के लिए कौन सा ड्रग यूज किया जाता है? A. एस्प्रिन, B. एलोप्यूरिनॉल, C. कोल्चिसिन, D. प्रोवेनिक्सिड। करेक्ट ऑप्शन इज B. एलोप्यूरिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ हार्मोन इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन के क्रिस्टलाइजेशन और स्टोरेज के लिए हमें निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? कौन से आयन की? मैग्नीज आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन और जिंक आयन। द करेक्ट ऑप्शन इज Zn2+, जिंक आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन ऑफ विच सब्सटेंस इन बॉडी यील्ड्स मोस्ट कैलोरीज। सबसे ज्यादा कैलोरीज हमें किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से या ऑक्सीडेशन से मिलेगी? A. ग्लूकोज, B. ग्लाइकोजन, C. प्रोटीन, D. लिपिड्स। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा D. लिपिड्स या वसा। वसा के ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीकरण से सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हम कंज्यूम करते हैं हमारी डाइट में, भोजन में हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी देता है वसा। लेकिन अभी यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि तुरंत एनर्जी कौन देता है? तुरंत एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्क इज डेफिशिएंट इन विच विटामिन। जैसे ऐसा कहा जाता है मिल्क को सुपर फूड कहा जाता है और मिल्क में कहा जाता है कि सब कुछ होता है, लेकिन एक विटामिन है जो मिल्क में नहीं होता है। कौन सा है वो? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B2 और विटामिन K। करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन सी। विटामिन सी सभी सिट्रस फ्रूट या सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फलों के खट्टापन के लिए विटामिन सी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स इज इनहिबिटेड बाय। देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स का इन्फ्लेमेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहीं पर आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो वहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रोकने के लिए आप कौन सा ड्रग देंगे? A. एस्प्रिन, B. आर्सेनिक, C. फ्लोराइड और D. साइनाइड। करेक्ट ऑप्शन इज A. एस्प्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड फ्रॉम। कहाँ पर बनते हैं और सिक्रीट किए जाते हैं? A. पैनक्रियास, B. लिवर, C. किडनी, D. मसल्स। करेक्ट ऑप्शन इज लिवर। यस, लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन which are the cholesterol esters that enter cells through the receptor mediated endocytosis of lipoprotein hydrolyzed। तो यहाँ पर आपके कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स के एंटर होने के लिए जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है लाइपोप्रोटीन्स का, कहाँ पर होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स और D. माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट ऑप्शन इज लाइसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following phospholipids is localized to a greater extent in the outer leaflet of the membrane lipid bilayer। आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड बाइलेयर है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से फॉस्फोलिपिड्स पाए जाएंगे? कॉलिन फॉस्फोग्लिसराइड्स और इथेनोलामीज फॉस्फोग्लिसराइड्स, इनोसिटॉल फॉस्फोग्लिसराइड्स और सीरीन फॉस्फोग्लिसराइड्स। Correct option is choline phosphoglycerides. Next question. All the following process occur rapidly in the membrane lipid bilayer except plasma membrane में सभी processes होती है किसको छोड़ के? A. flexing of fatty acid chains, B. lateral diffusion of phospholipids, transbilayer diffusion of phospholipids, D. rotation of phospholipid around the long axis। Correct option is C. ट्रांसबाइलेयर डिफ्यूजन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ये नहीं होता है मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन
Which of the following statement is correct about membrane cholesterol? membrane जो यूकैरियोटिक सेल की membrane, एनिमल सेल membrane में जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? A, the hydroxyl group is located near the center of the lipid bilayer. Most of the cholesterol in the form of cholesterol esters. The steroid nucleus forms a rigid planar structure. D, the hydrocarbon chain of cholesterol projects into the extracellular fluid. The correct option is the steroid nucleus forms a rigid planar structure. Next question is, which one is the heaviest particulate component of the cell? Cell में सबसे heaviest organelle कौन सा है ये कह सकते हैं हम इसको? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और गोल्गी अपैरेटस. तो साइटोप्लाज्म तो आपको पता ही है फ्लूइड है. करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस द बिगेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेल, सबसे बड़ा ऑर्गेनल है सेल का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज द लार्जेस्ट पार्टिकुलेट ऑफ द साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पार्टिकुलेट क्या है? A, लाइसोसोम, B, माइटोकॉन्ड्रिया, C, गोल्गी अपैरेटस, D, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो दोस्तों अगर आपने सेल मॉर्फोलॉजी और उसके फंक्शंस अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन सारे आसानी से बन जाएंगे. आंसर है इसका B, माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्रेडेटिव प्रोसेस आर कैटेगराइज्ड अंडर द हेडिंग. तो डिग्रेडेशन जो हो रहा है यानी लार्जर मॉलिक्यूल्स का जो ब्रेक डाउन हो रहा है उसको आप क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म और नन. करेक्ट ऑप्शन इज कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म इज सिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म इज डिग्रेडेशन और दोनों का कॉमन टर्म है मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस ओनली बाय डिफ्यूजन, ओनली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओनली बाय पिनोसाइटोसिस और ऑल ऑफ दीज. क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ दीज. दोनों सभी प्रोसेसेस से एक्सचेंज होता है. Next question is, the average pH of urine is 7.0, 6.0, 8.0, 0.0. What will be the correct answer? It is 6.0. Average pH कह रहे हैं, average. Urine का pH बदलता रहता है according to the diet of the person. Next question is, the pH of blood is 7.4 when the ratio between H2CO3 and NHCO3 बाइकार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट कितना होना चाहिए ब्लड में कि उसका pH 7.4 ही रहे? 1:10, 1:20, 1:25, 1:30. क्या होना चाहिए? इट इज 1:20. 1 अगर H2CO3 है तो 20 पार्ट्स कितना होगा? NaHCO3. तब जाकर के ब्लड का pH जो है वो 7.4 होगा. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है किडनीज का टू मेंटेन द pH. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस इज अपोजिट टू दैट ऑफ. ऑस्मोसिस किसके विपरीत काम कर रहा है? ए, डिफ्यूजन, बी, इफ्यूजन, सी, एफ्यूजन और डी, कोगुलेशन. करेक्ट ऑप्शन इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के विपरीत ऑस्मोसिस काम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस टेंशन इन इंटेस्टिनल ल्यूमन बिटवीन फैट ड्रॉपलेट्स एंड एक्वस मीडियम इज डिक्रीज्ड बाय. दोनों के बीच का सरफेस टेंशन कौन रिड्यूस करेगा? बाइल सॉल्ट्स, बाइल एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और एसिटिक एसिड. द करेक्ट ऑप्शन इज बाइल सॉल्ट. तो बाइल सॉल्ट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया? निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया में लोकेटेड है? ए, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, बी, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, सी, dihydrolipoyl dehydrogenase or D, all of these. What will be the answer? It's all of these. सभी हैं. Next question, the most active site of protein synthesis is. सबसे ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और सेल सेप यानी कि साइटोप्लाज्म. कहाँ पे होता है बताइए? It is राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है.
Next question is, the fatty acids can be transported into and out of mitochondria through active transport, facilitated transfer, non-facilitated transfer, or none of these. It's B, facilitated transfer. सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में फैटी एसिड्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? किसी कैरियर प्रोटीन की सहायता से होगा, इसलिए इसको फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनएज, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, कैसा होता है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड, लीनियर डबल हेलिक्स, और नन ऑफ दीज। बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और माइटोकॉन्ड्रिया के अपने राइबोसोम्स भी होते हैं, इसी से रिलेटेड मैं बता दूं, जो कि 70S राइबोसोम्स होते हैं। नॉर्मली जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स हैं वो 80S है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अब्जॉर्प्शन ऑफ इंटैक्ट प्रोटीन फ्रॉम द गट इन द फीटल एंड न्यूबॉर्न एनिमल टेक प्लेस बाय, कैसे होता है फीटस या न्यूबॉर्न जो होते हैं उनमें? पिनोसाइटोसिस, पैसिव डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Correct option is pinocytosis. Next question is, the cellular organelles called suicidal bags, very simple, क्या हैं? Lysosomes, ribosomes, nucleolus, और Golgi bodies. Correct option is lysosomes. They are known as suicidal bags. Next question, from the biological viewpoint, solution can be grouped into, biological point of view से हम solution को कितनी categories में grouping करते हैं? Isotonic, hypotonic, hypertonic, or all of these? The correct option is all of these. Solution isotonic, hypotonic या hypertonic होते हैं based on the solute concentration. Solute का concentration सेल के अंदर और बाहर कैसा है? Next question is, bulk transport across the cell membrane accomplished by A, phagocytosis, B, pinocytosis, C, एक्सट्रूजन, D, ऑल ऑफ दीज। बल्क ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रांसपोर्ट कैसे होगा सेल से बाहर? दैट इज A, फैगोसाइटोसिस, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अक्रॉस मतलब बाहर से अंदर और अंदर से बाहर। फैगो का मतलब होता है सॉलिड बल्क मटेरियल, साइटोसिस का मतलब होता है एनगल्फ कर लेना या निगल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the ability of the cell membrane to act as a selective barrier depends on, आपकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब ये मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन अंदर से बाहर जाएगा। तो ये किस कारण से होता है? लिपिड कंपोजिशन ऑफ द मेम्ब्रेन, द पोर्स विच अलाउज स्मॉल मॉलिक्यूल्स, द स्पेशल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? निम्नलिखित में से सभी जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए इज ट्रांसमिटेड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय, डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन राइबोसोम्स पर कौन लेके जा रहा है? आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और पॉलीसोम्स। करेक्ट ऑप्शन नाम से ही पता चल रहा है, इट इज एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स डू नॉट कंटेन, मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी में क्या नहीं होता है? ग्लाइकोलिटिक एंजाइम, बी, एचएमपी शंट एंजाइम्स, पाइरिडीन न्यूक्लियोटाइड, और एटीपी क्या नहीं होता है? इट्स सी, पाइरिडीन न्यूक्लियोटाइड। Next question, in mammalian cell, rRNA is produced mainly in the ER, endoplasmic reticulum, ribosomes, nucleolus और nucleus। क्या होना चाहिए इसका आंसर? बेसिक क्वेश्चन है, न्यूक्लियोलस। rRNA का सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन, फैटी एसिड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड इनटू एंड आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। क्या होना चाहिए? इट्स फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। बताया मैंने अभी आपको फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे आपके बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, होपफुली आपको बहुत सहायता करेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।